बाबा ने कहीं कहीं चर्चा भी की है कि उसका प्रैक्टिकल साइड क्या होगा, कैसे होगा। बाबा ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए क्या योजनाएं होंगी, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा कहीं कहीं दी है। ये हम लोग का दायित्व था, क्योंकि हम समाज में हम क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक विशेष कोई बात आ जाए तो हमसे पूछेगा भाई इस पर आपकी क्या राय है, तो हम तो कोई राय देते नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने चर्चा नहीं की। बाबा ने एक संस्था बनाई थी, उसको बोलते थे PRI, प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बाबा को दिया हुआ है। वो क्या था, जो भी समाज में नई नई जो भी चीजें आएंगी उस पर तुम लोग बैठकर चर्चा करोगे, उस पर सोचोगे, चर्चा करोगे, तभी तो एक मंथन करके कुछ निकलेगा। क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड में प्रौध है, प्रौध का सिद्धांत है, तो ये दिमाग के अंदर प्रौध का सिद्धांत है, तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए जब हम बात करेंगे तो उस जो प्रैक्टिकल समस्या है उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अभी एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है, हम बॉम्बे में देखते हैं, कलकत्ता में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, बिहार का मजदूर जाता है और सब उसको बाहरी बाहरी करके जलील करते हैं। आपने सारे वीडियो देखे हैं, चाहे वो बंगाल हो, बंगाल में भी ऐसा होता है, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, पंजाब में भी ऐसा ही होता है, कहाँ नहीं होता है। तो हमने सोचा ये प्रॉब्लम है क्या। वो आदमी वहां काम करने के लिए जा रहा है, वहां उसकी मदद कर रहा है, उस समाज की मदद कर रहा है, फिर भी उसको सम्मान नहीं है। उसको ऐसा समझा जाता है कि वो वहां आकर के उस समाज का बोझ बन गया। तो उसका समाधान क्या है? समाधान तो बहुत था, ये तो यहाँ के बिहार के लोगों को जो करना था नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे अभी SRI की प्रक्रिया हुई, SRI में क्या हुआ कि बांग्लादेशी को जो भारतीय नहीं है उनको चिन्हित करना है। लोग आ जाते हैं, आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, बहुत आसानी से बन जाता है, 200-400 रुपए खर्चा होते हैं, बन गया तो नागरिक बन गया। अब उसकी हमको पहचान करनी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों खड़ी हो गई, हमको उस पर चर्चा करना चाहिए था। हम एक बार इस विषय पे सोच रहे थे। प्रौध क्या कहता है? प्रौध देश को रिकॉग्नाइज करता है क्या? देश नाम की चीज नहीं है प्रौध में। प्रौध में देश नाम की चीज नहीं होती है, समाज है केवल। वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बनेगा तो वहां देश का नहीं बनेगा, समाजों का प्रतिनिधित्व होगा। जो भी 244-45 समाज हैं विश्व के, वो जाकर के वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, है कि नहीं? तो समाज इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा संविधान क्या कहता है? नागरिकता देश के स्तर पर होगी, और देश के स्तर पर किसी को नागरिकता मिल गई तो कहीं भी जाकर के कहीं भी रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही पर समस्या है, यही समस्या है। यदि समाज के स्तर पर, और आज हम समाज नहीं है, आज प्रदेश बन गए हैं, लेकिन प्रदेश की जो अपने आप में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम प्रभुत्व वालों को मालूम है कि समाज की व्यवस्था ही अच्छी रहेगी, जिससे कि हर एक समाज को उन्नति करने का मौका मिलेगा। तो होना क्या चाहिए था? नागरिकता का 2 स्तर होता, एक होता देश के स्तर पर और एक होता समाज के स्तर पर या राज्य के स्तर पर। आज की जो भी हमारी संरचना है राज्य के स्तर पर। तो मान लीजिए किसी ने देश के स्तर की नागरिकता ले भी ली, तो वो समाज में तो उसको भी नागरिकता वहां की मिलनी चाहिए ना, वो वहां पर पकड़ा जाएगा क्योंकि वो समाज का आदमी नहीं है। तो वही आदमी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जैसे मान लीजिए एक आदमी महाराष्ट्र में गया, कोई बिहार का मजदूर, यूपी का मजदूर कहीं का गया, या कोई भी आदमी वहां गया, वहां जाकर के उनको दिक्कत किस बात की है?
आप वहां के पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। अब वोट किसको देते हैं? लोकल देते हैं ना, देश के लिए वोट तो देता नहीं कोई। जो वहां पर हम खड़े, जहां पर भी हम रहते हैं, वहां चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कॉर्पोरेटर हो, किसी भी चीज का हो, तो उस लोकल क्षेत्र के लिए हम वोट दे रहे हैं। तो हम वहां पर गए और हमने वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ गया, तो हमने क्या किया, हमने वहां पर पॉलिटिक्स हो गई, और वो जो वहां का स्थानीय है उसको दिक्कत हो गई, अरे ये आदमी बाहर से आए थे और ये हमको वोट नहीं दे करके उसको वोट दे रहे हैं। यही तो हार्ट फीलिंग हो गई ना, उनका हार्ट बर्न हो गया, दिल जल गया, अरे ये कैसा हो गया, हमारा समाज हमको जानता भी नहीं, हमारी भाषा नहीं जानता, हमारी कल्चर को नहीं जानता, और ये यहां करके हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है। ये कारण है द्वेष का, घृणा का, मेन कारण ये है। इसको कैसे हम कर सकते थे? नागरिकता को दो स्तर पर बांट दिया जाए, तो ये काम था पीआरआई का। हम बात कर रहे थे पीआरआई से, तो पीआरआई से हमको हर एक समस्या का हल मिलेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने लेख लिखा अपने पीएसएस की तरफ से, हमने मेमोरेंडम में भेजा है, इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है, प्रेसिडेंट को भेजा है, वो हम लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं। आप लोग शायद कितने लोग हैं जो प्रौध के हुंकार पढ़ते हैं? हाँ, बहुत, देखिए 4-5 लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम कहां पर कर रहे हैं? ये सारी समस्याओं की जो चर्चा हम लोग कहां कर रहे हैं? प्रौध की हुंकार, जो हमारी पत्रिका निकल रही है, और उसमें फ्राइडे का जो वो डेली निकलती है, हर दिन विशेष रूप से निकलता है, लेकिन फ्राइडे में लोगों के लेख निकलते हैं। तो वहां पर उसका लेख था, तो आपने पढ़ा होता, तो क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा, कोई पूछता अरे भाई ऐसा कैसा हो गया, देश में तो एक नागरिकता होती है, आप दो क्यों कर रहे हो? तो हम उसके लिए जस्टिफिकेशन देते, ये बातें लोगों तक पहुंचती। एक ऐसी ही कई बातें हैं जिसको हम लोगों ने मंथन किया और उस पर हम अपने विचार कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रौध के लोग हैं वो जानकार होने चाहिए। ये जानकार नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम समाज में बोल नहीं पाएंगे। अभी हमसे कोई समाज में बात करे तो हम ये एटलीस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो हो गया कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके हिसाब से हम ऐसा होना चाहिए समाज में। इसी तरह से एक हम लोगों ने लेख लिखा था और एक आदमी ने कमेंट किया, तो मैं कैसे, वो मार्गी हैं, फेसबुक पेज पर उन्होंने कमेंट किया कि ये जो प्रौध है ना, ये हिंसा फैलाता है। प्रौध है, ये लोग हिंसक हैं, ये लोग घृणा करते हैं, ये लोग द्वेष की भावना रखते हैं। ये उसने लांछना लगाई किसके ऊपर? प्रौधवादियों के ऊपर, प्रौध के ऊपर नहीं, प्रौधवादियों के ऊपर। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, हम लोग का केवलम आंदोलन चला था उस समय, आप लोग को इसके बारे में मालूम होगा। तो हम लोग क्या करते थे, बिहारी भगाओ, नहीं बिहारी नहीं, मारवाड़ी भगाओ। आप अपने अपने क्षेत्र से हम लोगों ने आंदोलन किया, मारवाड़ी भगाओ। और उस मारवाड़ी भगाओ का जो मन में द्वेष है ना, और इसका प्रभाव जो मारवाड़ियों पर पड़ेगा, मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी के अलावा जो भी बाहर का रहने वाला है, जो आपके क्षेत्र का रहने वाला नहीं है, सबके मन पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम मुंबई में रहते हैं, वहां पर जो मनसे का ठाकरे है, कुछ भी किसी के बारे में कहता है तो हमारे दिल पे चोट पहुंचती है, क्योंकि हम भी बाहर के ही रहने वाले हैं। इसी तरह से बिहार में भी जो लोग रहने वाले हैं। तो आप ये सोचिए, क्या प्रौध का सिद्धांत हिंसा करने के लिए है, घृणा करने के लिए है? बाबा ने कहाँ लिखा, कहां पर, किस प्रौध के किसी छंद में कहीं पे ऐसा लिखा है क्या? बाबा ने तो बहुत ही करुणा की बात कही है, समावेशी है, सब लोग उसमें रहेंगे, सबका भला होगा, मारवाड़ियों का भी भला होगा। जो जिसको हम शोषक कह रहे हैं, हम उसके भले की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके भले की बात हमने नहीं की कि ये प्रौध उसके लिए कैसे अच्छा है, ये हमको किसी ने बताया नहीं। हाँ, उसको भगाना है, ये बात हम कैच कर लिए, फटक से दिमाग में हमारे आ गई, उसको भगाना है। लेकिन उसको कैसे, उसके लिए भी ये
हितकर है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की। इसलिए लोग कहते हैं कि लोगों की धारणा हो गई कि ये जो प्रौत वाले हैं, या जैसे ये बात आमरा बंगाली में भी आई थी कि आमरा बंगाली में भी वो लोग कहते हैं जो बाहरी लोग यहाँ से जाओ, चाहे उसमें बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह हर क्षेत्र में ये बातें चलती हैं। तो ये चर्चा प्रौत में होनी चाहिए थी कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, और उसको चर्चा करने के बाद में फिर एक उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि लगता है हमने एक अच्छी चीज को परोसने में गलती कर दी। जैसे अच्छी चीज है, प्रौत का एक अच्छा सिद्धांत है, लेकिन उसको हमको बताने में कहीं न कहीं हमने चूक कर गए, क्योंकि ये तो सभी की भलाई के लिए सिद्धांत बना था। तो ये विषय किसके लिए था? पीआरआई का सब्जेक्ट था कि जो प्रौत में जो लोग बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिमान लोग हैं, वो बैठकर चर्चा करते कि भाई इसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा इसका एक और चीज है, जब हम समाज में बदलाव की बात करते हैं, एक एस्टेब्लिश सिस्टम में थोड़ा भी चेंज की बात करेंगे तो लोगों को घबराहट हो जाएगी। लोगों को घबराहट, कोई चेंज नहीं चाहता ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए तो सब लोग ठीक ठाक है। जैसे ही आपने कुछ नई बात कही, तो प्रौत ने एक नई बात कही तो दिक्कत होनी थी। वो दिक्कत कही गई थी इसलिए कि वो दिक्कत हो, ऐसा नहीं कि वो उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस दिक्कत हुई उसको कैसे संभाला जाए बाद में, वो भी हमारी जिम्मेदारी थी। जैसे कि मान लीजिए शरीर में कहीं पर कोड़ हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, तो सर्जरी करते हैं ना थोड़ी मोड़ी। तो ये जो प्रौत के जो स्लोगन्स थे, मारवाड़ी भगाओ या ये करो या शोषण जो कर रहा है उसको भगाओ, ये वो छोटी मोटी शल्य चिकित्सा थी। हमको इस बात को लोगों को समझाना था कि हमारा जो कैडर है इस बात को ठीक से समझ ले कि ये कहीं पर इसका निगेटिव जो प्रभाव है उसको कम करें, और हमको मारवाड़ी को भी समझाना था कि इसमें तुम्हारा ही भला है। हम प्रौत क्या कहता है, मनी का सर्कुलेशन होना चाहिए। तुम यहाँ के धन को बाहर मन नहीं भेजोगे। प्रॉब्लम किस लिए थी कि तुम यहाँ कमाते हो और यहाँ का धन कहीं और भेज देते हो, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है, और वो उस अर्थ को वहीं पर लेकर यूज करता तो वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती थी। मनी बिगेट्स मनी, धन से ही धन पैदा होता है, ये समाज का एक नियम है, अर्थशास्त्र का एक नियम है। तो ये एक बात हो गई। मैं इन बातों को इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कुछ लोगों का यहाँ पर जब बात कर रहे थे तो ऐसी बातें उठी थी कि हम लोग क्यों नहीं सोचते इसके बारे में, क्यों नहीं करते इसके बारे में। ये जो पीएसएस का प्लेटफॉर्म अभी बना है और जो जिस पीड़ा को लेके हम लोग चल रहे हैं, इसमें जो प्रौत का प्रैक्टिकल साइड है इसके ऊपर हमारा ज्यादा जोर है। उसका व्यवहारिक पहलू यदि हम ठीक से नहीं कर पाए तो हम समाज में लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, फिर वो घर में ही बैठे रहेंगे। हमको व्यवहारिक पहलू जानना पड़ेगा। एक और बात उठी समाज में एक बुराई है। हम लोग रोज टीवी में कहीं न कहीं इस बात को सुनते हैं, यौन शोषण। यौन शोषण के बारे में बहुत चर्चा होती है टीवी पर, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। यहां तक कि देश में कानून बन गया कि ऐसे जो लोग हैं जो जघन्य अपराध में लिप्त हैं उनको फांसी दी जाए, ऐसे नियम बन गए।
पहले नहीं थे, ये अभी 8-10 साल के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं आई हैं। प्रौत क्या कहता है? प्रौत कहता है किसी को फांसी मत दो, और देश कहता है कि नहीं, जो ऐसा अपराधी है उसको फांसी दे दो। तो हमारा क्या विचार रहेगा? फांसी मत दो? क्या ये बात कह करके आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे? आप जब मान ली समाज में 10 आदमी बैठे हुए हैं, किसी ने बहुत घृणित काम कर दिया, उसकी सजा होने वाली है और उसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा मिलने वाली है, आप क्या झंडा लेके जाएंगे? नहीं नहीं, इसको फांसी मत दो, फांसी मत दो, फांसी मत दो। कैसे काम चलेगा? हमारा प्रोज कहता है ना, फांसी हम नहीं देंगे किसी को। तो हमारा विचार क्या होगा? हमको तो वो सोचना है ना, बाबा ने बोला कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा का जो ह्यूमन सोसाइटी में अपराध के बारे में चैप्टर है बाबा का, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अपराध 5 प्रकार के अपराध हैं। एक वो अपराध है जो कि जन्मगत है, हेरिडेटरी है, वो पैदाइशी बदमाश है। बाबा ने उसमें 2 कैटेगरी कर दी। एक पैदाइशी बदमाश वो होता है जो मंद बुद्धि का होता है, छोटे मोटे अपराध करता है। एक वो होता है वो सातिर दिमाग का होता है और वो अपराध करता है, वो बड़े बड़े अपराध करता है। कुछ लोग आदतन अपराध करते हैं, कुछ लोग परिस्थिति वश अपराध करते हैं, कुछ लोग अभावग्रस्त होकर के उनके पास नहीं है, जरूरत की सामान नहीं है, इसके लिए अपराध कर बैठते हैं, और कुछ लोग आवेग में अपराध करते हैं। बाबा ने इसी बात की चर्चा की है। जब बाबा चर्चा कर रहे हैं जहां पे हेरिडेटरी अपराध की बातें कर रहे हैं, तो आप वहां देखेंगे बाबा ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों का अपराध शल्य चिकित्सा से समाप्त किया जा सकता है। हालांकि सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं करती, इसका कोई प्रावधान सरकार के पास नहीं। बाबा ने वो वहां पर लिखते हैं जहां पर हेरिडेटरी है, ऐसे लोगों का शल्य चिकित्सा के द्वारा, क्योंकि जो अपराध हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन से अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन किसी ग्लैंड्स में ज्यादा होने की वजह से उसके मन में वो आवेग बढ़ते हैं, जिससे वो अपराध कर बैठता है। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था, चलो बाबा ने ये तो बोल दिया कि शल्य चिकित्सा के द्वारा हो जाएगा। बाबा ने एक जगह इशारा भी किया, वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि एक इशारा भी किया है कि ऐसे लोगों की संतानें भी हेरिडेटरी है ना, वो बच्चे भी पैदा करेंगे तो वो कैसे होंगे? अपराधी होंगे। अब वहीं पर एक बड़ी अच्छी सी बात आई, हम फिर ये डिमांड करें ऐसे जितने भी जघन्य अपराधी हैं उसकी नसबंदी हो जाए, क्योंकि वो फिर उतना वंश नहीं बढ़ा पाएगा ना। हम फांसी नहीं देंगे इसको, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी सजा होगी, उसकी नसबंदी हो जाए। एटलीस्ट वो समाज में अपने जो जीन्स है उसको स्प्रेड नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। हालांकि ये बहुत लोग, हमारे बहुत सारे प्रवक्त के राजेश दादा तो है नहीं, वो लोग होते तो थोड़ा और इस बातचीत करते हैं, इस पर चर्चा होकर के फिर हम लोग एक निष्कर्ष में पहुंचे कि ये हमको सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए। कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम एक राजनीतिक संगठन है ना, दादा के पास राजनीतिक संगठन है ना, तो उसके द्वारा हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि भाई ऐसे जो केसेस आ रहे हैं आप उसको नसबंदी करो सबका, क्योंकि यदि वो अपराध किस वजह से है, हेरिडेटरी है, वो आदतन ये अपराध करने के लिए मजबूर है, करेगा। आप उसको 20 साल सजा दे दो, बाद में आएगा फिर भी वो अपराध करेगा, उसके लक्षण वही हैं। ऐसा है तो हम लोगों को प्रौत की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हम समाज के एक जिम्मेदारी हम समझते हैं, हम समाज के बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। बाबा का जो सिद्धांत है उसको लेकर के हम लोग चलने वाले लोग हैं, तो हम समाज में कुछ ऐसा दे करके जाएं, कुछ ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करें
जो आने वाले समय में सबके लिए एक नजीर बन जाए। ये सारी चर्चाएं इसका प्रवृत्ति का व्यवहारिक पक्ष है। तो जो जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को हम इग्नोर नहीं करें, उस पर चर्चा करें। और चर्चा हो सकता है कि सभी लोग चर्चा करने के लिए अपने आप में सक्षम नहीं हो, ये भी हो सकता है। बहुत लोग किताब नहीं पढ़ते, केवल बात सुन लेते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ने लिखने में विश्वास रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उन लोगों को साथ में बैठ करके, जो 5-10 का, जिसके लिए बाबा ने PRI बनाया था, मैं PRI की फिर बात कर रहा हूँ, प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट बाबा का दिया हुआ संस्थान है, जिसको कि ये लोग भूल गए, इसके ऊपर कोई चर्चा कभी नहीं की। एक और समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं एक और चर्चा करता हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए आज ये जो व्यवस्था है वो बंद हो जाए और नई व्यवस्था आ जाए, मान लीजिए, और आपको सामने रखा है भाई ये प्रवृत्ति है ना, अब बताओ आप नई व्यवस्था कैसे लेके आओगे, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग ब्लैंक हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हमने काम ही नहीं किया, हमने तो सोचा ही नहीं। हम तो सिद्धांत लेकर के बैठे हुए थे कि सबको फ्री में खाना दे दो, फ्री में ये दे दो, शिक्षा दे दो, मेडिकल दे दो। अरे भाई, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्था भी हम लोग को ही करना है, वो कोई और आके नहीं सोचेगा। तो मान लीजिए ऐसा ये होता है कि नई व्यवस्था आ गई और आपके पास में ये दामोदर हो गया, आपके कंधे पर ये भार आ गया कि अब बताओ आपको क्या कैसे करना है। तो पहले हमको क्या करना है, आज की व्यवस्था क्या है उसके अंदर घुस करके उस बात को समझना है, फिर प्रवृत्ति का दिमाग लगाना है, फिर नई व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में सोच करके उनको बताना पड़ेगा। ये काम जब प्यास लगेगी तब कुआं नहीं खोदा जाता ना, ये काम हमको पहले करना है। अपनी प्यास लगी है तो कुआं खोदेंगे तो फिर आदमी मर जाएगा, तो व्यवस्था तो रुकेगी नहीं ना। तो व्यवस्था क्या होगा, फिर कोई और आकर के उसको उस वैक्यूम को भर देगा। तो हमने सुबह के सेशन में भी हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह की हालात है देश में, पूंजीवादी सिस्टम 3-4 साल आप देख लीजिए डमाडोल हो जाएगा। और जो प्रवृत्ति का जो सिस्टम है, ये तो उसको हमको उस वैक्यूम को भरना है, बहुत मेहनत करनी है। कैसे? अब ऐसा तो नहीं होगा मान लिया अंबानी की कंपनी है और तुरंत कहेंगे नहीं अंबानी को छोड़ दो, ये सारी एम्प्लॉइज की कंपनी हो गई, कंपनी चल जाएगी, सारी कंपनियां बैठने शुरू हो जाएंगी। तो हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ऐसा भी नहीं है कि जो अंबानी और अदानी के जैसे लोग हैं वही सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर बिजनेसमैन नहीं है, ऐसी कंपनियां भी देश में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने लार्सन एंड टुब्रो का नाम सुना होगा, L&T बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेती है देश और विदेश के, इंजीनियरिंग कंपनी है। वो तो किसी बिजनेसमैन की कंपनी नहीं है, वो प्रोफेशनल रन कंपनी है, किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं है। जैसे अदानी अंबानी के रिलायंस हो गया, ये हो गया, ऐसी वो कंपनी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। मान लीजिए इन्फोसिस है, उसको अब किसको कंपनी कहेंगे? वो किसकी आदमी की कंपनी है? नहीं है, किसी बिजनेसमैन की कंपनी नहीं है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसका साइज देखिए, उसमें लाखों लोग काम करते हैं। तो जो प्रोफेशनल रन सिस्टम कैसे काम करता है उसको हमको समझना होगा, तभी हम प्रवृत्ति के बारे में कि सिस्टम चेंज होगा तो क्या होगा। हो सकता है यहां जितने लोग बैठे हैं इनके दिमाग में ये बात ना बैठ पाए, हमें लोगों की मदद लेनी होगी। हमको प्रवृत्ति के सिद्धांत को ऐसे से लोग जो हैं देश में उनको बताना होगा, और वो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन लेकर के आ जाए, और वो सॉल्यूशन प्रवृत्ति का सॉल्यूशन होगा।
मैं इन सारी बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा था, आगे के लिए सोचना है, और आगे के लिए जब सोचेंगे, एक चीज और बता दूं, ये जो प्रौत है ना, इसको समझने के लिए साधना बहुत जरूरी है। हम केवल प्रौत की बात करके कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा किस्सा है, मैं बताता हूं। किंसुकदा को जब बाबा ने गोद लिया तो कोई दादा बाबा के पास में गए और बाबा को बोलते हैं कि आजकल किंसुकदा प्रौत बहुत पढ़ रहे हैं। क्या बोले? आजकल किंसुकदा प्रौत बहुत पढ़ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बाबा खुश हो जाएंगे कि वो इंटरेस्ट लेते हैं प्रौत के बारे में पढ़ने के लिए। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, प्रौत बहुत पढ़ रहा है। तो बोले नहीं, 4-5 घंटा प्रौत को पढ़ते हैं दिन में। तो बाबा ने जानते क्या जवाब दिया? उसको बोलो 1 घंटा पढ़ेगा और 4 घंटा साधना करेगा। बाबा ने क्या जवाब दिया? 1 घंटा पढ़ेगा तो 4 घंटा साधना करेगा। अब इस बात को आपके दिमाग में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? प्रौत कल्याणकारी, प्रौत किसके लिए है? मानव कल्याण के लिए है। हमारे मन में वो भावना कल्याण की कैसे घुसेगी? जब तक मन का विस्तार नहीं हो रहा है तो कल्याण की भावना नहीं आएगी ना। हमारे अंदर किसी को पीड़ा है, हमारी वो पीड़ा हमको महसूस होनी चाहिए। साधना है तो दूसरे की पीड़ा समझ पाएंगे, नहीं तो हमको क्या मतलब, तो खाना खाया सो गए, हमारी जिंदगी आराम से चल रही है। तो बाबा ये नहीं चाह रहे थे। प्रौत के लिए साधना की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा हम साधना करें, प्रौत के बारे में पढ़ें, उसके बारे में सोचे, चिंतन करें, हमारे जीवन का ये अंग बन जाए। लेकिन मन में एक कल्याणकारी भाव नहीं है तो हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। वही अनर्थ जो हमने कहा कि मारवाड़ी यहां से भाग जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि हम मारवाड़ी के लिए पक्ष में हैं, इस देश के भी पक्ष में हैं। हम वो व्यवस्था देना चाहते हैं, मारवाड़ी को भी समझाना चाहते हैं। प्रौत आएगा तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, यहाँ के लोगों के लिए भी सबसे अच्छा होगा। ये वो व्यवस्था है। तो ये संभव कब है? जब हमारा दिमाग साधना के द्वारा थोड़ा विस्तारित हो रहा है, हम सबको अपने में समेटने के सक्षम हो रहे हैं, हम सबके सुख दर्द को समझ पा रहे हैं, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। मैं इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। और कोई भी ऐसी समस्या आपको कहीं पे लग रही है, आप लोग हमको भेजिए, पीएसएस को बताइए, पीबीआई को बताइए, आप बताइए कि इसका हल क्या है। हम लोग भी कुछ चिंतन, कुछ मनन करेंगे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर सोचेंगे, सोच करके हो सकता है उसका कुछ हल निकल करके सामने आ जाए। तो इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।